डिफरेंट ग्रुप है, तो यदि अल्फा डिफॉर्म है, एंटी क्लॉकवाइज। हेलो बच्चों, वेलकम टू होराइजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन को कहते हैं। इट इज हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन का मतलब पता है हमें, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट के एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो हाइड्रेटेड कार्बन को हम लिख सकते हैं CH2O, और इसे होल N कर दिया जाए, जहां पर N की नंबर 1 नहीं हो सकती है, 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाए तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। 1 वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, याद रखना है। लिख देते हैं वेयर N इज इक्वल टू 3 4 5 6, ये हो सकता है 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इज, तो हमारा आंसर होगा 3। 3 कार्बन से छोटा कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी नहीं होता है। जैसे इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एम्पेरिकल फार्मूला की बहुत सारी एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे CH2O HCHO लिख सकते हैं हम, और यह है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट यहां पे यदि N की वैल्यू यदि हम 1 रख लें, N की वैल्यू 1 रख लें, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सेटिस्फाई हो गया H2O, और इस बेसिस पर होना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट, लेकिन होता नहीं है कार्बोहाइड्रेट। रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ अल्कोहल का भी होना जरूरी है, या कीटोन के साथ अल्कोहल का होना जरूरी है। और भी इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड को बोलते हैं, और यदि हम इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला में फिट करें तो C2H4O2, N की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, इसे एसिटिक एसिड बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में भी कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लिख लेते हैं नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम इस फॉर्मूले को गलत तो नहीं बोल सकते, या इस डेफिनेशन को गलत तो नहीं बोल सकते कि हाइड्रेटेड कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बट इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। हाइड्रेटेड कार्बन कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बट कंप्लीट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कम से कम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन, और उसके साथ साथ एटलस टू अल्कोहल होनी चाहिए, तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और तब जाके ये डेफिनेशन में सेटिस्फाई हो जाती है कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट के लिए कम से कम 3 होना चाहिए, उससे कम वाला नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक कार्बोहाइड्रेट है पेंटोज शुगर में डिऑक्सीराइबोज शुगर। डिऑक्सीराइबोज शुगर की बात कर ले, डिऑक्सीराइबोज शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, बट नॉट फॉलो कार्बोहाइड्रेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, रीजन ये है
कि यहां पर कार्बन तो 5 होती है, हाइड्रोजन भी 10 होता है, बट ऑक्सीजन इज ओनली 4। पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, बट ऑक्सीजन एक कम हो जाती है। और ये कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल है कार्बोहाइड्रेट, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है, एक एक्सेप्शन है बोल सकते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन जो हमने यहां लिखा है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसको कंप्लीट करने के लिए नई डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, हम लोग इसे लिखते हैं। देखो, न्यू डेफिनेशन यदि हम लिख लें तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन में सारे एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉलो नहीं करता, लेकिन ये डेफिनेशन वहां भी फॉलो हो जाती है। कैसे, तो देखते हैं हम। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट क्या है बेसिकली, तो डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है या तो कीटोन वाला होता है। तो एक क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट की इसी बेसिस पर कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इसी बेसिस पर डेफिनेशन कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड ग्रुप वाला है या कीटोन ग्रुप वाला है। यदि मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज बोला जाता है, एल्डोज। और कीटोन वाले कार्बोहाइड्रेट को कीटोज बोल देंगे हम। ओज सफिक्स में लगा हुआ कहीं रहे तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। रूल नहीं है कि ओज लगाना ही है, लेकिन कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, मैलो, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। मैनोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एल्डोज होने के लिए कम से कम एक एल्डिहाइड ग्रुप तो होना ही पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ साथ यहां लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब हुआ एटलीस्ट 2, तो कम से कम 2 अल्कोहल ग्रुप हम बना लेते हैं। ये 2 अल्कोहल ग्रुप, और यदि ये सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो यही है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और एल्डिहाइड वाला सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज की बात कर रहे हैं हम, ये मॉलिक्यूल है। इसे बोला जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। और कीटोन वाली कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट होने के लिए भी एटलीस्ट 2 अल्कोहल ग्रुप होनी चाहिए कीटोन के अलावा, तो ये कीटोज है। ठीक है, अब ये एसीटोन की डेरिवेटिव है, एसीटोन की डेरिवेटिव जिसमें 2 OH ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम रख सकते हैं हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड सबसे सिंपल टाइप की कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो 3 से छोटा वाला, 3 कार्बन से छोटा वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। हम इसे बोल सकते हैं दिस इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कम से कम एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होनी जरूरी है। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होने के लिए
एल्डिहाइड कीटोन से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 अल्कोहल ग्रुप होनी चाहिए, होनी जरूरी है, तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन की बात। कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का बहुत सारा बेसिस है। एक बेसिस तो अभी तुरंत हमने लिखा दिया, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप की बात यदि हम कर लें तो दो टाइप की होती है, एल्डिहाइड वाला एल्डोज, कीटोन ग्रुप वाला कीटोज कहलाता है। एक फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन तो यहीं पर हमने कर दिया। दूसरी क्लासिफिकेशन यहां लिख लेते हैं हम लोग, सेकेंड बेसिस लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम कम से कम 3 होनी चाहिए। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, तो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोज कहा जाता है। ट्रायोज डिफाइन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैविंग 3 कार्बन एटम। जैसे अभी तुरंत हम लोग पढ़े ग्लिसरल्डिहाइड, या अभी तुरंत पढ़े डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सारे ट्रायोज के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा टाइप लिख सकते हैं टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट हैविंग 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, एरिथ्रोज। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट एरिथ्रोज भी बनती है। ठीक है, यदि 5 कार्बन वाला हो गया तो पेंटोज शुगर बोल देंगे। पेंटोज शुगर में कार्बोहाइड्रेट हैविंग 5 कार्बन एटम। जैसे आरएनए में राइबोज शुगर होती है, और अभी थोड़ी देर पहले डीऑक्सी राइबोज की जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो भी 5 कार्बन की ही कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यदि पेंटोज शुगर की एम्पेरिकल फॉर्मूला के बेसिस पर जनरल फॉर्मूला लिखा जाए तो C5H10O5 होगी। बट मैंने यही समझाया था कि डीऑक्सी राइबोज शुगर C5H10O5 की जगह 4 हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर या कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्मूला को। और यहां पर दोनों में डिफरेंस बेसिक देखा जाए तो ये डिफरेंस है इनमें कि ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर होती है CH2OH। ये है फिफ्थ कार्बन। यहां पर HOH प्रेजेंट होगी, HOH। दिस इज राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पेंटोज शुगर का एक एग्जाम्पल हो गया। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो दिस इज राइबोज शुगर। और ये सेकेंड नंबर पोजीशन पर यदि एक यहां से ऑक्सीजन कम पड़ जाए, मतलब यहां पर ये हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहे सेकेंड पोजीशन पर, बाकी ग्रुप सेम रहे, तो हम इसे बोल देंगे कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। बाकी पोजीशन भी उसी तरीके से लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर होगी, वो मैं लिख देता हूं यहां पर CH2OH। बाकी पोजीशन पर HOH राइबोज शुगर की तरह ही होती है।
तो ये हो गया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में यदि एक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसी की जनरल फॉर्मूला हो गई C5H10O5 की जगह 4 हो गया। तो हम यहां पे बोल देंगे दिस इज 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल यदि कार्बोहाइड्रेट की हो या 2 मॉलिक्यूल हो तो कंपैरेटिवली स्वीट मॉलिक्यूल होता है, मीठा मॉलिक्यूल होता है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ये सारे के सारे शुगर मॉलिक्यूल हैं। हम लोग डेफिनेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां पे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और एक 6 नंबर लिख देता हूं मैं, हेक्सोज में क्लासिफाई किया जाता है। हालांकि हेप्टोज भी हो सकती है, 7 कार्बन वाली भी हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज वाला होता है। ठीक है। कॉमन ये सारे हैं, बट मोस्ट कॉमन की बात कर ले तो हेक्सोज इज मोस्ट कॉमन। डिफाइन कर सकते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट having 6 carbon atom, it is most common type of carbohydrate। और इसकी फॉर्मूला यदि लिख लें तो C6H12O6। अब इस 6H12O6 से हम ग्लूकोज भी लिखते हैं, फ्रक्टोज भी लिखते हैं, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही है, मैनोज का भी फॉर्मूला यही है, MANNOSE मैनोज। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ये सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो एक दूसरा बेसिस हम लोग यहां लिख लिए हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का, कि यदि कार्बन एटम की नंबर वेरिएबल हो तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंट्रोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड बेसिस पर। तीसरा बेसिस इसका लिख लें क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कार्बोहाइड्रेट की, किस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कर लेते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरी में। पहला टाइप है, यदि एक ही मॉलिक्यूल रहा तो मोनोसैकेराइड। सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है मीठा लगने वाला मॉलिक्यूल। तो यदि वो मीठा लगने वाला मॉलिक्यूल एक ही है तो मोनोसैकेराइड। 2 से लेकर 10 तक है तो इसको बोल देंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब हुआ 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओलिगोसैकेराइड को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में, टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, और ये 10 तक इसी तरीके से हम बोल सकते हैं। समझने के लिए इनमें से कोई एक पढ़ लेते हैं तो जनरली डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हमें मिलता है। ठीक है। और यदि 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाए तो इसे हम बोल देंगे इट इज पॉलीसैकेराइड। इट इज पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के इस मॉलिक्यूल को पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब पॉलीसैकेराइड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड
और मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड ही हैं। लेकिन समझने के लिए एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का एग्जांपल ले लेते हैं। गैलेक्टोज, ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हेक्सोज का एग्जांपल है, हेक्सोज, ठीक है। यानी इन सब की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। इसमें से ग्लूकोज मॉलिक्यूल एल्डोज है, गैलेक्टोज भी एल्डोज होता है, मतलब एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप, बट फ्रक्टोज इज कीटोज, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है ये। इन्हीं तीनों एग्जाम्पल से समझते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो 6 कार्बन जो ग्लूकोज में प्रेजेंट होती है, केमिकल एनालिसिस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है कि वो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होती है। उनमें से एक कार्बन एल्डिहाइड वाला, ये सारी बात केमिकल एनालिसिस से पता चला है। और बाकी 5 कार्बन पर अलग अलग OH ग्रुप प्रेजेंट होती है। और फिशर ने इसकी एक्सप्लेनेशन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में एक्सप्लेन करके दिया है कि किस कार्बन पर OH ग्रुप किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हम लोग यहां पर ग्लूकोज की वही फिशर प्रोजेक्शन पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 है और ये एल्डोज है। और इसके 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन। बाकी सारे कार्बन पर H और OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल ऑर्डर में। जैसे फिशर ने जो प्रोजेक्शन दिया है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में, थर्ड कार्बन में OH में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन में राइट साइड में प्रेजेंट होती है। जहां पर OH है उसके अपोजिट साइड में H लिख देना है, जहां H है उसके दूसरी तरफ OH लिख देना है। यही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू फिशर। इसमें याद रखना है हमें कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन प्रेजेंट हो तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। और उस कायरल कार्बन पर जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होती है, वो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो तो ऐसे फॉर्म को अल्फा फॉर्म कहा जाता है। और यदि इसी स्ट्रक्चर में ये राइट साइड में लिखा होता तो ये बीटा फॉर्म हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इस ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज कहा जाएगा। फर्स्ट कार्बन कायरल कार्बन है जिसके ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो, अल्फा ग्लूकोज कहलाती है। बाकी ओरिएंटेशन यदि देखा जाए तो सेकेंड कार्बन में यदि हम देखें तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में इसमें OH ग्रुप है, ऊपर की तरफ CHO और नीचे ये बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है।
तो यदि इन मॉलिक्यूल्स में कार्बन यदि देखा जाए, कार्बन यहां पे हम देखें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को, तो इसके चारों तरफ चार अलग अलग ग्रुप है। लेकिन छठा नंबर कार्बन में यदि हम देख लें तो सिक्स्थ कार्बन में यहां पर देख लें, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो सेम हो गया, इसलिए मैंने सिक्स्थ वाले को हटा दिया। लेकिन बाकी सारे पोजीशन की बात यदि कर लें तो बाकी सारे पोजीशन पर ये सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हैं। तो एटम्स या ग्रुप डिफरेंट टाइप की हो जाए किसी कार्बन पर, तो ऐसे कार्बन को एक मिनट एक करेक्शन इसमें मैं कर रहा हूं, इसे कायरल नहीं, इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं पहले वाले कार्बन को। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। और जो मैंने बोला कि यदि कार्बन के चारों तरफ चार अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, तो ये करेक्शन थोड़ा ध्यान में रखना है। फंक्शनल कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। और यदि किसी कार्बन के चारों तरफ चार अलग अलग टाइप के एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कायरल कार्बन होती है, ठीक है ना। और इसमें सिक्स्थ वाला कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहां पर। यदि सेकेंड लास्ट कार्बन को देखें और इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोजन OH के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो तो एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन में से डी फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि ये वाला उल्टा हो जाता, मतलब हाइड्रोजन सेकेंड लास्ट कार्बन मींस फिफ्थ कार्बन पर राइट साइड में प्रेजेंट होता तो एल फॉर्म कहा जाता है। इसे डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं कहा जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल डी सिंबल यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल डी, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहां पर एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन को बताता है। तो इस बेसिस पर यदि हम यहां बात कर ले तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ अल्फा डी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है। अब यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल कार्बन अपने साथ कंटेन करे तो इस कायरल कार्बन के अराउंड मॉलिक्यूलर रोटेशन होनी शुरू हो जाती है। और ये मॉलिक्यूलर रोटेशन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो इस मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, निश्चित रूप से ये रोटेशन किस डायरेक्शन में है इस बात को हम पता नहीं कर सकते सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर। यदि हमें इसको पता करना है तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है। और वो एक्सपेरिमेंट पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो निकोल प्रिज्म अपने साथ कंटेन करता है। निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट डेवलप कर सकता है। उस ग्लूकोज की सॉल्यूशन या किसी भी मॉलिक्यूल की सॉल्यूशन से यदि प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया जाए तो उसकी डेविएशन देख के पता किया जाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन किस डायरेक्शन में है। डेविएशन राइट साइड हो गया तो हम इसको बोल देंगे कि मॉलिक्यूल भी राइट साइड घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और तब ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। फिर से सुनते हैं इस बात को कि यदि मॉलिक्यूलर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन तो ऐसे मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहा जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहा जाता है और इसको हम लोग स्मॉल डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं समझने के लिए ये डेक्स्ट्रो वाला ही है
तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिखा देते हैं और ये प्लस या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी या प्लस सिंबल को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहा जाता है और स्मॉल डी या माइनस सिंबल से लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इसी एक्सपेरिमेंट में हमें क्लॉकवाइज में घूमता हुआ मॉलिक्यूल ना दिखे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेविएशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो गई, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि मॉलिक्यूल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं इसी डायग्राम में समझा दे रहा हूं कि यदि ये मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एल या माइनस सिंबल से, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, इसे बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी हो सकता है। केमिकल एनालिसिस जब की गई कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल में देखा गया कि जो एल्डिहाइड की कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होती है, जैसे 2,4-DNP टेस्ट एक कहते हैं, तो 2,4-DNP टेस्ट सो ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये तो गलत बात हो गई। एक जगह बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड है, एक जगह बोला जा रहा है कि नहीं है। एक्चुअली 2,4-DNP टेस्ट इसलिए नहीं देता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की रीजन है कि जैसे ही यहां पर रिएजेंट डाली गई तो ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन शो कर लेता है, और आपस में रिएक्शन शो करने के बाद जो एल्डिहाइड है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, एक बार इसे हम लोग यहां देख लें, फिर मैं इस स्ट्रक्चर को छोटा और बना देता हूं। देखो, फर्स्ट कार्बन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और एक फर्स्ट कार्बन की फिफ्थ कार्बन के साथ एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अलग से इस स्ट्रक्चर को बना के मैं दिखाता हूं यहां पर। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट वाले कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, फिफ्थ वाले कार्बन में OH ग्रुप है। यदि कोई कायरल कार्बन नहीं रहे तो CH2OH हम लिख सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा ही सिमेट्री इसमें लिख दिया। यही मॉलिक्यूल जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यही है। अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यही है। अब मैंने बोला कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन शो कर लेता है एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में। इसलिए कभी कभी जो एल्डिहाइड की कंफर्मेटरी टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट, वो शो नहीं हो पाता है। कैसे करता है रिएक्शन? तो देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, वो सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लिया। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये फर्स्ट कार्बन का OH में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर इसकी एक इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल यदि हम ड्रॉ कर लें, तो मैंने ये बोला कि ये वाला ऑक्सीजन जब यहां से डोनेट किया, अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को बाइंड कर लिया, तो बदले में डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई और ये एक प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और यहां से हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी माइनस चार्ज अब इस फर्स्ट वाले कार्बन से जाके बाइंड कर गई। तो अब हम यहां पे क्या देखेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला कार्बन यहां पर है, फिफ्थ कार्बन यहां है, इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये जाके बाइंड कर जाता है फर्स्ट नंबर कार्बन पे, ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे। और जो हाइड्रोजन है यहां पर OH में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन यहां पर ये OH में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन फिफ्थ वाला फर्स्ट कार्बन से
जाके बॉन्ड बना लिया, बाकी सारी पोजीशन सेम है, एज इट इज हम लिख ले यदि, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है OH H, और यही मॉलिक्यूल सेम है ये दोनों। तो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देने का रीजन क्या है कि रिएक्शन आपस में करके मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है इसमें। तो गलत कोई बात नहीं है, स्ट्रेट चैन फॉर्म में भी पाई जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल या दूसरे कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट रिंग फॉर्म में भी पाई जाती है। ये अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिंग फॉर्म है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं। ये मैंने समझाने के लिए इस तरीके की रिंग फॉर्म बना दिया, बट इसको सिमेट्रिकली हमें ड्रॉ करना है। तो सिमेट्रिकली कुछ हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे मैंने मान लिया इस वाले ऑक्सीजन को कि यहां पर है। अब इसके साथ बाकी पोजीशन यदि हम देख लें तो यहां पर फर्स्ट वाला कार्बन ये है, फर्स्ट सेकंड कार्बन, उससे थर्ड जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन, सेकंड थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन किसके बीच में है? ये फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में। हमने एक रिंग बना लिया। तो सिमेट्रिकली रिंग इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होती है। बाकी HOH को अरेंज किया जाए तो याद रखना है, ध्यान रखना है यहां पर कि जो इस डायग्राम में राइट साइड लिखा हुआ रहे उसे हमें नीचे लिख लेना है। तो फर्स्ट कार्बन में H के कंपैरिजन में OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए OH को हम यहां नीचे की तरफ लिख लेंगे इस स्ट्रक्चर में। ये इसको ऐसे समझ लें, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, फर्स्ट नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने करेक्शन करके भी समझाया था। फर्स्ट कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप यदि नीचे की तरफ लिखा हुआ मिले तो इसे अल्फा फॉर्म बोला जाएगा, और फिफ्थ नंबर कार्बन पर इसी तरीके से हाइड्रोजन नीचे लिखा हुआ मिले तो इसे डी फॉर्म कह लेंगे हम। बाकी सारी पोजीशन एज इट इज कर लेते हैं हम लोग यहां पर। तो वो पोजीशन क्या क्या है? H, सेकेंड में OH राइट साइड है यानी नीचे लिखना है, थर्ड में OH लेफ्ट साइड है यानी ऊपर लिखना है। बाकी सारी पोजीशन भी हम इसी बेसिस पर लिख लेते हैं। और 6 नंबर कार्बन रिंग के बाहर है, CH2OH 6 नंबर कार्बन, एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, ये लिवो रोटेटरी भी हो सकता है। तो हमारा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि यदि यहां पर फर्स्ट नंबर पोजीशन पर, फर्स्ट नंबर पोजीशन क्या हो गया? एरोमेरिक कार्बन, OH ग्रुप नीचे रहे तो उसका नाम क्या रख लेंगे हम कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा मॉलिक्यूल है। और डी बोलेंगे फिफ्थ कार्बन पर जब नीचे की तरफ हो। ठीक है, एल फॉर्म हो जाएगा यदि इसे उल्टा लिख दिया जाए। तो अब यदि यहां पर इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर ग्लूकोज के कुछ दूसरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर भी यहां ड्रॉ की जाए तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ ये मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, और मैं फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH को यदि ऊपर लिख दूं, OH ग्रुप यदि ऊपर लिख दिया जाए तो अल्फा की जगह ये बीटा फॉर्म हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम लिख देनी है, H OH H OH H OH H। छठा कार्बन रिंग के बाहर हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम समझ सकते हैं। मैंने बोला था यदि हमें मोनोसेक्राइड पढ़ना है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों मॉलिक्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। ये मैंने ग्लूकोज बता दिया। यदि हमें यहां पर अब फ्रक्टोज के बारे में लिखना है, फ्रक्टोज मैं नए पेज पे बता रहा हूं, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल।
फ्रक्टोज मॉलिक्यूल भी हेक्सोज है, यानी ये भी लिखा जाएगा C6H12O6, और ये एल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप वाला है, इसलिए इसे कीटोज बोलेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहां भी केमिकल एनालिसिस के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन दिया गया कि फ्रक्टोज की भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से कीटोन कभी भी टर्मिनल फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे नहीं हो सकती है। कीटोन ग्रुप यहां पर जब भी होगा तो सेकेंड कार्बन पर होती है फ्रक्टोज के केस में। बाकी ग्रुप ग्लूकोज की तरह HOH यहां भी प्रेजेंट होती है, OH राइट साइड में फर्स्ट कार्बन पर, थर्ड में लेफ्ट साइड में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहां भी ऐसा ही है, H H H H। यहां भी जो फंक्शनल कार्बन है, इस फंक्शनल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, एनोमेरिक। और जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप रहे, वो कौन कौन सा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड में देखो OH लेफ्ट साइड अलग है, H राइट साइड अलग है, ऊपर की ग्रुप सिर्फ कार्बन नहीं देखनी है, नहीं तो दोनों सेम लगेगा, कंप्लीट ग्रुप देखनी है, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए थर्ड कार्बन एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स नहीं है क्योंकि सिक्स में 2 हाइड्रोजन सेम हो गया। तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल इस तरीके से है। अब एनोमेरिक कार्बन पर ऑक्सीजन की पोजीशन देखेंगे, यदि राइट साइड लिखा हुआ मिले तो इसे समझ लेना है कि अल्फा फॉर्म है। और मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर यदि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड डायरेक्टेड हो OH के कंपैरिजन में, तो दिस इज डी फॉर्म, इसलिए ये मॉलिक्यूल फ्रक्टोज की अल्फा डी फॉर्म है, अल्फा डी फ्रक्टोज। यहां भी उसी तरीके से डेक्स्ट्रो या लिवो रोटेटरी हो सकती है। कायरल कार्बन के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन इसमें दिखाया हुआ मिले हमें, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ मिले तो लिवो रोटेटरी मॉलिक्यूल हो सकती है। यहां पर इसे यदि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी भी हो सकती है। ये मॉलिक्यूल को देख के नहीं बताया जा सकता। यहां भी ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेट चेन में और रिंग फॉर्म में दोनों प्रेजेंट हो सकती है, तो ये स्ट्रेट चेन वाला लिखा हुआ है। अब जैसे पहले हम लोग ग्लूकोज के लिए पढ़ लिए थे रिंग फॉर्म, फ्रक्टोज की भी एक रिंग फॉर्म यहां पढ़ लेते हैं। तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि कायरल कार्बन नहीं है तो इसे रिप्रेजेंट हम लोग CH2OH की तरह कर सकते हैं, और बाकी OH ग्रुप को हमें दिखाना पड़ेगा कि वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। अब यहां पर फिर से वही बात होगी कि ये वाली जो एनोमेरिक कार्बन है, यहां पर एनोमेरिक कार्बन सेकेंड नंबर पर है, ध्यान रखना है, और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट नंबर पर है। तो एनोमेरिक कार्बन जो यहां पर प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से कभी कभी आपस में रिएक्शन यदि कर ले तो सेकेंड लास्ट कार्बन मींस फिफ्थ कार्बन के OH की हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बदले में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है सेकेंड कार्बन की पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में होगी, जबकि ग्लूकोज में ये रिंग की फॉर्मेशन फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में हुआ था। तो रिंग थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे बन जाएगा। कैसे? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन यहां से फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन से जाके बाइंड कर गया। तो रिंग के अंदर यदि
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ 4 रहे और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहे, तो ऐसे रिंग का नाम फ्यूरान रिंग। और यदि 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा रहे तो पायरन रिंग कहते हैं। तो ग्लूकोज जनरली पायरन रिंग में प्रेजेंट होती है, जबकि फ्रक्टोज फ्यूरान रिंग में प्रेजेंट होता है। बाकी स्ट्रक्चर इसकी सेम। यहां पे यदि मैं लिख दूं तो फर्स्ट नंबर CH2OH, यहां पर O ग्रुप कन्वर्ट हो गया है OH में, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया। बाकी पोजीशन भी लिखते हैं तो थर्ड नंबर में H, फोर्थ में OH, सिक्स नंबर CH2OH, इधर लिख लेते हैं H, OH। और फिफ्थ कार्बन में यदि लेफ्ट साइड है तो ये वाला D फॉर्म, OH ग्रुप राइट साइड में है इस एनोमेरिक कार्बन में तो अल्फा फॉर्म, यानी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रक्टोज की है। कीटोज वाले में कीटोन ग्रुप याद रखना है, सेकंड नंबर पोजीशन पर होती है। ये अल्फा डी फ्रक्टोज था, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकली यदि हम ड्रॉ कर लें, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये मैं यहां पर इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है ऑक्सीजन जो सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में है। ये है सेकेंड, ये है फिफ्थ, और इनके बीच में थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन है। बाकी HOH की ओरिएंटेशन यदि मैं यहां पे देख लूं तो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट कार्बन रिंग के बाहर है, ये मैंने लिख दिया CH2OH। सेकेंड कार्बन पर OH राइट साइड में है, मैंने अभी समझाया था राइट साइड में रहे तो इसे हमें रिप्रेजेंट कर देना है नीचे की तरफ, यानी फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की सेकेंड कार्बन पर OH नीचे रहे तो इट इज अल्फा, और यही चीज ऊपर लिखा हुआ रहे तो ये बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ग्रुप यदि हम लिख लें यहां पर HOH, दिस इज H, और 6 कार्बन भी रिंग के बाहर है, यानी दो कार्बन रिंग के बाहर यहां पर है, फर्स्ट वाला और 6 वाला। बाकी पोजीशन यदि हम यहां लिख लें कि OH ग्रुप राइट में रहे तो नीचे लिखना है, OH ग्रुप लेफ्ट में रहे तो ऊपर लिखना है। उसके स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। यदि हमें बीटा डी फ्रक्टोज ड्रॉ करना है तो इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहला कार्बन रिंग के बाहर होगा, लेकिन अब हमें चूंकि बीटा बनाना है तो बीटा बनाने के लिए OH ग्रुप को उल्टा करके लिखना चाहिए हमें। तो OH ग्रुप को यदि मैं उल्टा लिख दूं तो OH ऊपर लिखना होगा। तो OH सेकेंड कार्बन पे OH लिखा ऊपर लिखा हुआ रहे तो दिस इज बीटा, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज, बाकी ओरिएंटेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। सेकेंड पोजीशन से पहले रिंग के बाहर CH2OH फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हुआ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिंग के बाहर होगी CH2OH, और बाकी ओरिएंटेशन एज इट इज लिख लेते हैं HOH, दिस इज HOH, ये बीटा डी फ्रक्टोज। और एक बात, यदि नंबरिंग हमने राइट से लिया है तो स्ट्रक्चर ऐसा, लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यदि लेफ्ट साइड से नंबरिंग हमने कर दिया तो जो मैं यहां पे बताया था कि जो राइट में लिखा हुआ रहे उसे नीचे लिखना है, इसका उल्टा लिख देना है। जैसे मैं किसी स्ट्रक्चर की एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, बीटा डी फ्रक्टोज। यदि बीटा डी फ्रक्टोज हमें यहां लिखना है और नंबरिंग मैं लेफ्ट साइड से करूं
यहां पर नंबरिंग है राइट साइड से, तो मैंने फर्स्ट कार्बन को नीचे लिखा। लेफ्ट से यदि हमें लिखना हो तो फर्स्ट कार्बन को हम ऊपर लिखेंगे, CH2OH, जस्ट उल्टा। 6 नंबर कार्बन यहां पे ऊपर लिखा हुआ है। नंबरिंग यदि राइट से लेफ्ट लिखा हमने, इसमें उल्टा कर दिया हमने, तो यहां CH2OH को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, 6 नंबर कार्बन को, 6 नंबर कार्बन को। बाकी इसकी ओरिएंटेशन उसी तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे सेकंड नंबर कार्बन ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नीचे आ गया। सेकंड पे देख लेना है, OH ऊपर है, यहां नीचे लिख दो, ठीक है। थर्ड में H नीचे है, यहां पर ऊपर लिख देते हैं। फोर्थ में OH नीचे है, यहां ऊपर लिख लेते हैं। तो नंबरिंग यदि लेफ्ट से राइट यदि हम करें तो ओरिएंटेशन ठीक अपोजिट हो जाएगी। और फिफ्थ कार्बन में H नीचे है, यहां पे ऊपर लिख लेंगे। तो ये मॉलिक्यूल भी यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज ही है, फ्रक्टोज ही है। तो ये हमने यहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के बारे में बता दिया। इसके पहले स्ट्रक्चर ग्लूकोज की हम लोग करे थे, एक बार उसको देख लेते हैं। ये ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यहीं पर यदि मैं समझा दूं गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में ज्यादा अंतर नहीं है। ये फोर्थ नंबर पोजीशन की ओरिएंटेशन बदल दी जाए तो ये बन जाएगा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर हमें अल्फा डी ग्लूकोज ही लिखना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज लिखने के लिए ये लिखा हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, मैं अल्फा डी गैलेक्टोज लिख रहा हूं। तो अल्फा डी गैलेक्टोज स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 कार्बन रिंग के बाहर हो गई, ठीक है। अल्फा लिखना है, OH नीचे लिखना पड़ेगा। OH मैंने लिख दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा। मैंने ये बताया कि यदि यहां पर फोर्थ नंबर पोजीशन पर अपोजिट ओरिएंटेशन मैं कर दूं, मतलब OH को मैं यहां लिख दूं ऊपर की तरफ और H नीचे, ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज। इसकी वजह से ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है। बाकी ओरिएंटेशन यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं, HOH HOH। तो हम लोग कर रहे थे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब हुआ सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की। उसका 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट लिए थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये है गैलेक्टोज, और फ्रक्टोज। मैंने तीनों के बारे में बता दिया। और मैं ये यहां पे बता रहा था कि यदि इस रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 है, जैसे ग्लूकोज में भी 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर को पायरेन रिंग कहते हैं। पायरेन रिंग यानी ग्लूकोज कॉमनली पायरेन रिंग में पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात कर लें फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की, तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर कार्बन रिंग के अंदर 1 2 3 एंड 4 है। तो यदि 4 रिंग प्रेजेंट रहे, 4 कार्बन प्रेजेंट रहे रिंग में, और जो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रिंग को प्यूरैन रिंग कहा जाएगा। फ्रक्टोज कॉमनली प्यूरैन रिंग में पाया जाता है। तो ये हो गई मोनोसेकेराइड। अब यदि यही मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ा हुआ हो जाए, तो इससे डाइसेकेराइड, बहुत सारे आपस में जुड़ गए मोनोसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल बन जाती है, ठीक है। यहां पर हम लोग मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा हूं। डाइसेकेराइड, एक्चुअली डाइसेकेराइड एक टाइप है ओलिगोसेकेराइड की, ओलिगोसेकेराइड की। तो ओलिगोसेकेराइड
का मतलब हुआ कि when 2 to 10 monosaccharides are joined by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ऑक्सीजन से भी जुड़ा रह सकता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन से भी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन इट इज नोन एज ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड की जुड़ी होती है। यानी इसकी टाइप की बात यदि कर लें तो डाइसेक्राइड हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे डाइसेक्राइड का मतलब हुआ, इसी डेफिनेशन में लिख दें कि व्हेन 2, सिर्फ 2 लिखेंगे, व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स are joined by glycosidic bond, it is known as disaccharide। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं इसका, माल्टोज मॉलिक्यूल बना होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से। पहला अल्फा डी ग्लूकोज का 4th नंबर कार्बन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के 1st नंबर कार्बन से जुड़ा होता है, तब इसे मॉलिक्यूल को बोल देते हैं माल्टोज। यानी माल्टोज की डाइजेशन कराई जाए तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। माल्टोज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि इसमें ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ी रहती है, पहले का 1st कार्बन और दूसरे के 4th कार्बन से। ठीक है, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल, तो इसके जुड़ने से माल्टोज बन जाता है। ठीक है, एक टर्म होता है कार्बोहाइड्रेट में, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं हम लोग कि यदि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री रहे, तो अभी तुरंत पढ़ें एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पर होती है, तो 1st पर, और कीटोन किस कार्बन पे होती है, तो 2nd पर। तो यदि 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड के फॉर्म में रहे और उसका 1st कार्बन और 2nd कार्बन दोनों बॉन्ड बना लिया, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज का 1st कार्बन तो बॉन्ड बनाया, दूसरे का फ्री है, तो दूसरे का फ्री है, इसलिए बोलेंगे माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसके यूनिट की बात कर लें कि किसका बना होता है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें। कैसा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है 2 मॉलिक्यूल। और बॉन्डिंग पोजीशन की बात कर लें, बॉन्डिंग, तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें जो होती है वो 1st और 4th कार्बन के बीच में होती है। यही है माल्टोज मॉलिक्यूल, और इसकी डाइजेशन यदि करवा दी जाए तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे माल्टोज को जब आपस में जोड़ा जाता है तो यह स्टार्च मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। या यूं बोलें कि अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहे, तो यहां से भी स्टार्च मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है। इसे हम और दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 2 अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, अभी तुरंत स्ट्रक्चर हमने बताया था अल्फा डी ग्लूकोज की, कि 1st कार्बन पर OH नीचे की तरफ होता है, बाकी पोजीशन पर जो हम लोग अभी पढ़े थे वैसा स्ट्रक्चर एक बारी ड्रॉ कर लिए। यहां पर 6th कार्बन हमेशा रिंग के बाहर होती है। और यदि ऐसा ही अल्फा डी ग्लूकोज एक और भी मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोज एक और मॉलिक्यूल ठीक इसी के पास आ जाए, ठीक है, 4th कार्बन में यहां देख रहे हैं OH ग्रुप, तो 4th कार्बन का OH का H और
पहले मॉलिक्यूल में जो OH ग्रुप है ये आपस में रिएक्शन कर लेता है, H2O रिलीज कर देता है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गया। इसी का नाम रखे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यदि ये आपस में जुड़ गया तो इससे जो दो मॉलिक्यूल वाले स्ट्रक्चर बनी है उसी स्ट्रक्चर को तो नाम देते हैं हम लोग माल्टोज वाली मॉलिक्यूल, माल्टोज मॉलिक्यूल। तो बाकी स्ट्रक्चर में बाकी ग्रुप यहां पर यदि लिख दिया जाए, ध्यान रखना है HOH का एक भी ग्रुप इधर उधर लिख दिया जाए तो बिल्कुल डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल इसकी रिएक्शन से बनी। अब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ गया। यदि यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज इस वाले ऑक्सीजन से आपस में जुड़ गया यहां पर, अब इसे मैं बना देता हूं कंप्लीट स्ट्रक्चर। यदि लिख लें तो कुछ इस तरीके से है। ये वाला है फर्स्ट नंबर कार्बन, इधर में बना दिया ऑक्सीजन, ये है इसका फर्स्ट कार्बन, बाकी ग्रुप एज इट इज बना लेते हैं, ठीक है। और ये यहां पर फोर्थ नंबर कार्बन है, ये वाला है फोर्थ नंबर कार्बन। सारे ग्रुप को लिख देना है, छठा कार्बन रिंग के बाहर CH2OH, CH2OH, दिस इज H, OH, OH, H, OH, H, H। अब इतना स्ट्रक्चर मैं तो यहां बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता इतना ज्यादा, मैंने समझाने के लिए सारा डायग्राम बनाया है कि कौन कहां किससे कैसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे जस्ट देखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ग्लूकोज का याद कर लेना है, एक फ्रक्टोज का याद कर लेना है, माल्टोज में इतनी रिएक्शन होती, ये सब नहीं करना याद। मैंने समझाने के लिए बताया सिर्फ कि माल्टोज के अंदर दो अल्फा डी ग्लूकोज इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। OH, H, OH, H, H, OH, H। और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को लिखना हो तो राइट साइड में फर्स्ट कार्बन लिखी जाती है, ये एक रूल है। तो इसका रिड्यूसिंग वाला ग्रुप यदि हमारे से पूछा जाए कौन सा टर्मिनल रिड्यूसिंग है, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड में तो ये फोर्थ नंबर कार्बन है, ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट नंबर वाला कार्बन पर यदि कोई ग्रुप फ्री रहे, जैसे इसमें ये OH ग्रुप यहां पर फ्री है ये वाला, और इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये मॉलिक्यूल ही है माल्टोज, दिस इज माल्टोज। तो दो मॉलिक्यूल से बना है इसलिए इसका नाम डाइसेक्राइड। कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल और भी हम लोग यहां लिख लेते हैं, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है जो बना हुआ है एक अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसकी फर्स्ट नंबर कार्बन एक बीटा डी फ्रक्टोज से जुड़ी होती है, फ्रक्टोज से जुड़ी होती है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ग्लूकोज में फर्स्ट नंबर कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, वो बॉन्ड बना लिया। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, वो भी बॉन्ड बना लिया। दोनों में से कोई फ्री नहीं है, इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल हो गया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी हमारे से यूनिट बोला जाए कि सुक्रोज की यूनिट क्या होती है, तो एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज है और एक मॉलिक्यूल यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज है। इसकी बॉन्डिंग पोजीशन यदि देखी जाए तो बॉन्डिंग पोजीशन 1-2 लिखा जाएगा। और जैसे स्ट्रक्चर पहले हमने बनाया था, यदि ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम यहां पे ड्रॉ कर लें तो ग्लूकोज इस तरीके से है और इसका फर्स्ट नंबर कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के सेकेंड नंबर पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ये वाला है सेकेंड नंबर,
यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रुप यहां पे फिलअप कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर यहां पे समझा दिया था। ये है बीटा डी फ्रक्टोज, नीचे है OH ग्रुप, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH हमें नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है। CH2OH यहां लिखना है, यह है 6 नंबर, पहला वाला रिंग के बाहर है CH2OH, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाला रिंग के बाहर है। बाकी ग्रुप एज इट इज हमें लिख देनी है HOH HOH। यहां पर ग्लूकोज वाला भी लिख लेना है HOH HOH HOH। दिस इज CH2OH। तो यही मॉलिक्यूल हो गया सुक्रोज। अब एक और भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मैं बता देता हूं, थर्ड नंबर माल्टोज, सॉरी माल्टोज कर लिया हमने, सुक्रोज कर लिया हमने, लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर। ये जो सुक्रोज हमने लिखा है, इट इज कॉमनली नोन एज केन शुगर। गन्ने से बनाया जाता है और गन्ने से बना हुआ शुगर मॉलिक्यूल को ही टेबल शुगर बोलते हैं। मतलब घर पे जो चीनी खाते हैं हम, वो चीनी कुछ और नहीं, सुक्रोज ही है, ठीक है। अब लैक्टोज का मैं इस तरीके से नाम तो लिख दे रहा हूं, स्ट्रक्चर खुद से प्रैक्टिस करनी है। कैसा होता है ये? तो मिल्क शुगर जो होता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है बीटा डी गैलेक्टोज की फर्स्ट नंबर कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के साथ जुड़ा रहता है और उसकी फोर्थ नंबर कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से जुड़ा रहता है। यानी कि बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है, बॉन्ड नहीं बना रहा है। यदि फ्री रहे तो कैसा शुगर होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? तो पहचान लेंगे दिस इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। और इसी तरीके से यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो हम इस मॉलिक्यूल को बोल देंगे कि ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। ये पॉलीसेकेराइड वाली मॉलिक्यूल है। तो आज की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कंप्लीट कर लिए हैं मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर मैंने डाइसेकेराइड बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका टॉपिक रह गया हमारा पॉलीसेकेराइड, जो अगली क्लास में पूरा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।